गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्टडी पोर्टल, जो कि डॉक्टर विजय सर का चैनल है। 8447410108 हमारा फोन नंबर है। आप हमें फोन करके किसी भी स्टेज से किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स मंगा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन प्रिंटिंग नोट्स अवेलेबल कराते हैं। आप ये बात भूल जाइए कि आपका केवीएस आने वाला है और आप 1 महीने में या 2 महीनों में आप इसको कवर कर लेंगे। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आपको जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी जॉब हो, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं अपने एक पार्ट को खत्म करने की, सीडीपी को, और बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि आपका फ्यूचर किस चीज में है। आपका फ्यूचर है पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई के लिए। आप अपनी पढ़ाई पर जितना फोकस रखेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप देख रहे हैं स्टडी पोर्टल, विजय सर का चैनल है जो, और आप आज बात करेंगे हम काफी सारी चीजों की, जिसमें से बहुत सारी चीजें बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं आज हम राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का। यानी पॉलिटिकल साइंस, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और आज का टॉपिक है हमारा क्या? राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आप जानते हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंतर्गत हम काम करते हैं और राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ गोल्डन जीरो भी कहलाती है। आप कई बार टेस्ट में पढ़ेंगे कि गोल्डन जीरो किसे कहा जाता है। तो गोल्डन जीरो कहा जाता है बेटा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को गोल्डन जीरो क्यों कहा गया? क्योंकि है तो वो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट है, पोस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन क्या नहीं कर सकता है? किसी चीज में हस्तक्षेप डायरेक्टली नहीं कर सकता है। पर वो है क्या? क्या पावर्स हैं उसकी? वो है यानी कि हमारा राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद के अनुसार पढ़ेंगे हम अब इसको। किसके अनुसार पढ़ेंगे बेटा? अनुच्छेद के अनुसार। अनुच्छेद बताइए कौन सा अनुच्छेद हो सकता है इनसे रिलेटेड? ये है हमारा 52। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर? यह है आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 53 में क्या है? यानी अगर वो पूछ ले आपसे किसी भी एग्जाम में कि आर्टिकल नंबर 52 किससे है, तो आप कहेंगे भारत के का एक राष्ट्रपति। हाँ भाई, हम यहां पर का भूल गए, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सॉरी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53 के अनुसार क्या है? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, सोचिए फटाफट, कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा साथ साथ। निहित हैं। इस शक्ति का प्रयोग, इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार वह
संविधान के अनुसार स्वतः यानी स्वयं या अपने, बेटा पेशेंस बनाए रखिएगा, कभी आप बोर हो जाएं। लिखा इसलिए है ताकि आप एक बात ही समझ जाएं, मैं लिखती ही इसलिए हूं ताकि आप समझने का प्रयास करें। अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। एक तो बेटा आप ये बात भूल जाइए कि बिना पेशेंस के, बिना शांति से पढ़े या लिखे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन होने के लिए अप्रॉक्सली हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। मेहनत के साथ साथ हमें शांति भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होती है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 52 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन सिर्फ एक इस स्टेटमेंट में है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, यानी जो भी पावर्स हैं संघ की, फेडरल सिस्टम की, वो सारी की सारी राष्ट्रपति के पास है। क्योंकि सिग्नेचर किसके होंगे वहां पार्लियामेंट के वर्क पर, भाई वो सारे पार्लियामेंट के जो वर्क हैं, जो वर्क परमिट मिला है उनको, जो रूल बने हैं, जो पार्लियामेंट रूल बनाएगी या जो भी काम करेगी, या विदेशों में फॉरेन कंट्रीज में जो हमारा देश रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा, वो कौन होगा बेटा, वो राष्ट्रपति तो होगा। तो क्या हो गया, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जितनी भी है वो राष्ट्रपति में निहित हैं। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो हैं, संविधान ने तो दे दी हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर क्या नहीं करेगा, संविधान के बाहर नहीं जाएगा। जो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको प्रोवाइड किया है वो उसी के अंडर कंट्रोल होकर काम करेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए तो कहा था कि पेशेंस बनाए रखिए। ये कहता है अनुच्छेद 54 यानी 54, अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग ये कहता है आर्टिकल नंबर 54। क्या कहता है भाई आर्टिकल नंबर 54? आर्टिकल नंबर 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, यानी इसके जो प्रोसेस है राष्ट्रपति के इलेक्शन की वो बहुत ही ज्यादा लिखी पढ़ी गई है। ये कहता है कि संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों, यानी कि दोनों सदन कौन कौन से हैं बताइए, यहां लिख लेते हैं इसको, राज्यसभा प्लस लोकसभा, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है तथा इसमें राज्य की विधान सभाओं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं तथा केंद्र शासित प्रदेशों, किस किस को बताइए, दिल्ली व पुदुचेरी
के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। ये टॉपिक आपका आज ऐसा क्लियर हो जाएगा कि फिर आपको कभी दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड पर्सन के द्वारा होता है तथा इसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। क्लियर? ये हो गया इनके निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल। ओके बेटा, 70वें संविधान संशोधन के अनुसार 70th अमेंडमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिख लीजिए। 70वें संविधान संशोधन के अनुसार, 70वें संविधान संशोधन के अनुसार, जो कि कब हुआ? 1992 में। कब हुआ? 1992 के, ध्यान से पढ़ते रहिएगा, इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि 17 संविधान संशोधन कब हुआ था? हुआ था 1992 में, किसके द्वारा? दिल्ली तथा पुदुचेरी, दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। 70 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित मंडल या निर्वाचित सदस्यों को भी मंडल में शामिल किया गया। दूसरी बात, एक नोट कर लीजिए स्पेशल पॉइंट, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य व विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले। राष्ट्रपति के चुनाव में एक ऑप्शन आएगा आपके पास एग्जाम में कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या मनोनीत सदस्य व विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं? आपका आंसर होगा नहीं, भाग नहीं लेते। क्लियर? एक बार इसको फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहें तो। चलिए अब हम पढ़ेंगे अहर्ताएं। अहर्ताएं मतलब एलिजिबिलिटी, कि वो किस चीज के लिए एलिजिबल हैं, या मतलब राष्ट्रपति एलिजिबल नहीं है बेटा, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर? ये दी गई है अनुच्छेद 58 में। ये क्वेश्चन कई बार आता है, नेट में तो आता ही आता है। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति की क्या है इसमें शामिल? अहर्ता। राष्ट्रपति की अहर्ताएं। अहर्ताएं क्या होती है कि भाई क्या ये राष्ट्रपति बनने के योग्य है या नहीं है,
ये हम किस चीज से निर्धारित करेंगे? कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यताएं आवश्यक है। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो निम्न है। पॉइंट नंबर 1 सभी जानते हैं बेटा, मैं तो सिर्फ आपको रिकॉल करा रही हूं। भारत का नागरिक हो। कौन? उम्मीदवार। कौन हो? जो इलेक्शन में यानी खड़ा हो रहा है राष्ट्रपति के। ये सारी बातें किसके लिए कही गई है? उम्मीदवार के लिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पॉइंट नंबर 2 वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लायक हो, यानी वो कैपेबल हो कि वो लोकसभा का इलेक्शन फाइट कर सके। पॉइंट नंबर 3 किसी सरकार यानी किसी सरकारी लाभ के पद तो गलत ही हो गया भाई, ये तो सारा पद पर न हो, पागल या दिवालिया ना। पागल तो होता है ना जिसका मेंटल सेटअप हिल रहा हो भाई, ठीक है। और दिवालिया कैसा होता है भाई? नाम तो हम किसी का लेंगे नहीं, पता तो आपको है, जिसको बैंक ने भगा दिया हो, बिल्कुल ही घोषित कर दिया हो कि भाई आपका तो दिवाला निकल गया है। वो अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए राष्ट्रपति बन रहा हो। पॉसिबल कुछ भी है इंडिया में, ज्यादा बहम में रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अनुच्छेद 58 हमें बताता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए हमारे पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर का पॉइंट है कि उम्मीदवार यानी राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होने वाला आदमी भारत का नागरिक हो। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट। इसी के साथ है कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लायक हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई भी गवर्नमेंट प्रॉफिट पर काम ना करता हो, पागल या दिवालिया ना हो। ये राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या है? रिक्वायरमेंट्स है। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, आपका मन हो, ठीक है। आई थिंक हो गया होगा। चलिए, अब इसकी निर्वाचन प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं? निर्वाचन प्रक्रिया पर, इलेक्शन प्रोसेस। आइए बात करते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया क्या क्या है भाई? सुनते रहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए कम से कम 50 उम्मीदवार, कम से कम 50 उम्मीदवार लिखा गया है भाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। प्रस्तावक है यहाँ, प्रस्तावक मांग गया था, उसके लिए आई एम रियली सो सॉरी। कम से कम 50 प्रस्तावक यानी जो उसे सपोर्ट कर रहे हो, जिन्होंने उसका नाम लिया हो। 50 आदमी होने चाहिए जिन्होंने उसका नाम दिया हो कि लीजिए ये लड़ेंगे ये चुनाव। 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक यानी जिनके सिग्नेचर उस पर हो, जो चाहते हो अनुमोदक।
50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ऑप्शन ये आएगा कि कितने प्रस्तावक हैं और कितने अनुमोदक होने चाहिए। तथा जमानत राशि 15,000 जमा करनी होती है। कम से कम 15,000 रुपीज आपकी जमानत राशि के तौर पर जमा होते हैं। 50 अनुमोदक होते हैं बेटे और 50 होते हैं प्रस्तावक, और साथ ही साथ 15,000 रुपीज इसलिए जमा किए जाते हैं, मान लीजिए आप किसी कारणवश, किसी मूर्खता के कारण, या फिर आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस थे कि आप उठकर चले आए इलेक्शन लड़ने के लिए लेकिन आप हार गए, तो फिर आपने तो किया ना गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट। जब आपको पता था कि आपके साथ कोई नहीं है तो फिर आपको भारत सरकार का पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी। उसके लिए आपकी जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपए, वरना आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है। यदि उम्मीदवार, यानी कौन, जो खड़ा हुआ है इलेक्शन में, उम्मीदवार कुल डाले गए, यानी जितनी वोट पड़ी हैं, डाले गए मतों का 1/6 भाग 1/6 पार्ट प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, असमर्थ रहता है, तो उसकी जमानत जब्त कर दी जाएगी। तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। निर्वाचन प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए तथा जमानत राशि 15,000 होनी चाहिए, यानी वहीं पर आपको जमा करनी है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, यानी कि अगर उसे जितनी भी वोट डली है, मान लीजिए 100 लोगों की वोट डली है, उसका 1/6 पार्ट अगर उम्मीदवार को नहीं मिलते हैं, उससे भी कम वोट उसको मिली है, तो उसकी जमानत राशि 15,000 रुपए वहीं रख लिए जाएंगे। इसके साथ ही चुनाव विवाद, भाई चुनाव में, इलेक्शन में विवाद भी तो होते हैं उसके इलेक्शन पर, तो क्या कहेंगे हम? चुनाव विवाद यानी इलेक्शन डिस्प्यूट्स जितने भी होंगे वो किसके अंडर होंगे बताइए? इससे संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होंगे। उच्चतम न्यायालय में होंगे, बताइए कहाँ होंगे? सोचिए फटाफट, बताइए बताइए। सर्वोच्च न्यायालय में होंगे महाराज। कहाँ होंगे? क्योंकि ऐसा क्या से कह दिया बताइए? याद है ना एक रूल, फटाफट रिकॉल कीजिए उस चीज को। अगर राष्ट्रपति एब्सेंट है तो उपराष्ट्रपति पद संभालेगा, और अगर उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश एब्सेंट है तो कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट का जज संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश। इसीलिए इनसे संबंधित जो भी चुनाव में विवाद होंगे वो कौन संभालेगा? वो संभालेगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। तथा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा, इन्हीं का द्वारा दिया गया डिसीजन लास्ट होगा। तथा इनके चुनाव को चुनौती तथा इनका जो इलेक्शन हो रहा है उसके इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के यहां इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए चैलेंज नहीं किया जा सकता
लिख देती हूं, नहीं दी जा सकती, ये कहकर कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। आप ये कहकर वहां पर क्या नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के यहां आप इस बात पर अपील नहीं ले जा सकते हैं कि क्या हो गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है, जिन लोगों को उनका इलेक्शन करना था, वो कुछ लोग आज एब्सेंट थे, या ये हो गया था, या इसमें से ये मेंबर नहीं आए थे, इसलिए हम क्या करते हैं, इनके चुनाव को चुनौती देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए, पदावधि कितने समय के लिए बनेंगे ये पढ़ते हैं। अब कितने अवधि होगी, कितने साल है, 5 वर्ष है, यानी पद की अवधि कितनी है, 5 वर्ष है। ठीक है, राष्ट्रपति की पद अवधि 5 वर्ष होगी। राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होगी। ये कहा क्या गया है, ये कहा गया है अनुच्छेद 56 में, 56 में। त्यागपत्र यानी अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, रिजाइन लेटर, ये त्यागपत्र देंगे आर्टिकल नंबर 56 के पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। किसको देंगे, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा बेटे, उपराष्ट्रपति को देगा। क्लियर? दूसरी बात, उपराष्ट्रपति तुरंत सूचना किसको देगा, बताइए, किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये कौन सा है, 56(2). कौन सा है बेटा, आर्टिकल नंबर 56(2). पुनर्निर्वाचन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद 57। कौन सा है, अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति पद पर रहने वाला व्यक्ति दोबारा निर्वाचन में भाग ले सकता है, यानी एक राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन में भाग ले सकता है। यानी कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी प्रेसिडेंट एक बार इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। संविधान संशोधन 42 के अनुसार 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हमारा हुआ है, उसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या का तात्पर्य 1971 की जनगणना से है। यानी इस इलेक्शन में जो जनगणना मानी गई है वो 1971 के अकॉर्डिंग चलेगी। क्लियर? ये कहता है कि तथा इस जनसंख्या का निर्णय को 86, यानी कि यहां आ जाइए बात 2 मिनट के लिए फटाफट। आई थिंक आप बोर तो नहीं हो रहे होंगे, आज तो मैं पूरी शांति से पढ़ाने का प्रयास कर रही हूं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या कहता है ये कि राष्ट्रपति की निर्वाचन
में राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या का तात्पर्य 1971 की जनगणना से है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर यू, ठीक है। 84वें संविधान संशोधन 84 अमेंडमेंट संविधान संशोधन 2001 द्वारा इसे 2026 तक के लिए निर्धारित किया गया है। कहां तक किया गया है? 2026 तक के लिए। रिवाइज कर लीजिए। 42 अमेंडमेंट के अनुसार संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या का तात्पर्य 1971 की जनगणना से है। 84 अमेंडमेंट के अनुसार 2001 के द्वारा इसे 2026 तक के लिए निर्धारित किया गया है। आप समझ पा रहे हैं ना? हो गया इतना? आइए नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं अपनी। यहां तक आपको समझ आ गया? ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, ये बहुत बार एग्जाम में आपसे लगातार पूछी जाती है। आइए अगली चीज पढ़ते हैं। शपथ। कसम भी तो खिलाई जाती है, खिलाई जाती है ना भाई। राष्ट्रपति को तो शपथ खिलाई जाती है या नहीं खिलाई जाती है? बताइए। शपथ, इनकी जो राष्ट्रपति से संबंधित शपथ है वो अनुच्छेद 60 में दी गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। क्लियर? दूसरी बात, वेतन कहां से मिलता है इनको? भारत की संचित निधि से। कितना मिलता है? लगभग 5 लाख रुपए। ठीक है बेटे, चलिए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। यानी राष्ट्रपति विदाउट उनके साथ कोई भी डिस्कशन किए बगैर, उनके एडवाइस किए माने बगैर कोई भी वो अपना निर्णय नहीं सुना सकता है। संविधान ने ये कह दिया है 42 अमेंडमेंट के अनुसार कि राष्ट्रपति को क्या बताइए, मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही होगी। आइए फटाफट बात करते हैं इनकी शक्तियों का। इनकी शक्तियां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रपति की शक्तियां, सबसे पहले बात करेंगे हम इनकी। बताइए फटाफट, किस चीज की बात करेंगे? आपातकालीन शक्तियों की, इमरजेंसी पावर। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हमने कब कब देखी? सोचिए फटाफट। 300 ये दी गई है अनुच्छेद 352 के अनुसार। क्लियर बेटा? अनुच्छेद 352 के अनुसार इसके
अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब कब बताइए, कब कब की है इसने, बताइए फटाफट, ये तो याद होगा ही आपको। 1962 में चीन के आक्रमण के समय, पहली बार कब की? चीन के आक्रमण के समय 1962 में। दूसरी बार की 1971 में भारत व पाक के युद्ध के समय। तीसरी बार कब की? आंतरिक गड़बड़ी के समय 1987 में आंतरिक गड़बड़ी के समय। एक बार फटाफट रिकॉल कर लीजिए, कब कब की? एक बार इन्होंने की 1962 में, 1971 में, 1987 में। कब? एक बार मुझे आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, पता नहीं क्यों मुझे थर्ड में अजीब सा लग रहा है। मैं जानना चाहती हूं आप क्या समझे या आप क्या सोचते हैं इस बारे में। ये मुझे भी तो जानने का अधिकार है भाई, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आपातकालीन के समय बताइए कब होती है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। आर्टिकल नंबर 352 के द्वारा। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। 44वें संविधान संशोधन के बाद 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के बाद आंतरिक गड़बड़ी का स्थान सशस्त्र विद्रोह ने लिया है। यानी कि बताइए फटाफट इसका मतलब क्या है। इन्होंने कहा है कि आंतरिक गड़बड़ी का स्थान कौन से संविधान संशोधन के अनुसार? 44वें संविधान संशोधन के बाद आंतरिक गड़बड़ी का स्थान किसने लिया है? सशस्त्र विद्रोह ने लिया है। सशस्त्र विद्रोह का मतलब आप क्या समझते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए, मुझे भी तो पता चले आप कितना समझ पा रहे हैं। सशस्त्र विद्रोह यानी हथियारबंद, यानी हथियारबंद का मतलब ये नहीं कि बहनों में है इसका मतलब है जिनके पास हथियार हैं, जब वो कर दें आक्रमण। दूसरा पॉइंट है इसमें वित्त आयोग का गठन। नोट, एक खास पावर है ये इनकी, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वो पूछ सकता है आपसे कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति की शक्तियां भी इसके पास है। बताइए क्या हो सकती है, याद है कुछ आपको? बोलिए फटाफट। एक तो ये न्यायाधीशों को शपथ दिलवाते हैं, याद है ये चीज। दूसरा पॉइंट क्या है फटाफट? गवर्नर की भी तो प्रसाद, मुझे भी याद नहीं आ रहा है प्रसाद में यहां आएगा या वहां आएगा, वहीं आएगा। प्रसाद
गवर्नर भी प्रसाद पर्यंत रहता है, जब तक उन चाहेंगे राष्ट्रपति तब तक ही रहेगा। एक एक्स्ट्रा पावर होती है इनकी अंतरराज्यीय परिषद की व्यवस्था, यानी उसकी अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति का ही अधिकार है बेटे। ये तो याद खैर आपको होगी। सत्र बुलाने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और एक एक्स्ट्रा है इनके पास, क्या? लोकसभा को विघटित करने की शक्ति, विघटित करने की शक्ति भी इनके पास है। यहां तक कि इसके अलावा भी इनके पास काफी सारी पावर्स हैं, चाहे वो संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण हो वो भी राष्ट्रपति के पास रहते हैं, क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, सभी दशाओं में मृत्यु दंड को माफ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और ये अपनी शक्ति का प्रयोग यानी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा करता है? क्षमादान की शक्ति का प्रयोग, ये शक्ति भी तो उन्हीं के पास है। क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 72 के अनुसार करता है, अनुच्छेद 72 के अनुसार। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यानी वो खुद की अकल से नहीं देना पसंद करते हैं, मंत्री की परिषद की सलाह पर ही वो क्षमादान देने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। संघ शासित क्षेत्रों में कानून बनाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। और संसद में निम्न विधेयक पेश करने से पहले भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। कौन कौन से विधेयक है ये? वो है धन विधेयक 117 पार्ट 1, संचित विधि में व्यय करने का विधेयक 117(3), और नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र व सीमा व नामों में परिवर्तन करने का अधिकार, कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक का प्रभाव, और राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंध लगाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। राज्यसभा में 12 सदस्य किस किस क्षेत्र से संबंधित है? याद है ना आपको? कला, विज्ञान, साहित्य, पत्रकारिता, इन सब से रिलेटेड 12 मेंबर्स को भी क्या करने का अधिकार है? निर्वाचित करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। अंगल समुदाय के 2 सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार है अगर कम लग रहा है तो। इसके अलावा 1962 में पहला आपातकाल लगाया इन्होंने भारत चीन युद्ध पर। 1971 के अनुसार भी बहुत सारी चीजों में इन्होंने कहा कि हाँ भाई, दिसंबर भारत पाक युद्ध में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने, अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग अगर क्या हो जाए, राज्य में, स्टेट में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो भी इनका अधिकार चलेगा, तो भी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति आ जाएगी। 360 वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी भी ये लगा सकते हैं, लेकिन अब तक वित्तीय आपात ना लगा है और भगवान करे ना लगे। सीरियसली ये सबसे बड़ा आपातकाल होगा, सबसे बड़ी इमरजेंसी होगी, नेशनल इमरजेंसी, जिसकी हमें बहुत सारे मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। आपातकाल कौन सा है जो अब तक नहीं लगा है? ये क्वेश्चन आएगा, वो है आपका राष्ट्रीय वित्तीय आपात। एक 143 के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। 143 यानी 143 के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है उच्चतम न्यायालय से, लेकिन मानना और ना मानना राष्ट्रपति के विवेक पर यानी बुद्धि पर निर्भर है। राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां हैं वो भी बड़ी स्पेशल हैं। एक है इनकी निरपेक्ष वीटो, अपनी अनुमति सुरक्षित रख सकता है, मत देना चाहे तो नहीं देगा, वो ना बताएगा हाँ ना बताएगा। निलंबनकारी वीटो, किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है कि दोबारा सोचिए। जेबी वीटो यानी इसको पॉकेट में रख लेता है, वो ना हाँ करता है ना करता है। उदाहरण इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जेबी वीटो का, इसको हेडलाइन लगा के याद रखिएगा, वो है डाक संशोधन 1986 के द्वारा ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। क्लियर? ये चीजें आपको याद रहेंगी और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है, वो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना।
राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु नेतृत्व नहीं करता। ये भी स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ये राष्ट्रपति के पास ही अधिकार है। महाअभियोग भी इस पर लगाया जा सकता है। वो राष्ट्रपति पर महाअभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जाता है। जब राष्ट्रपति लग रहा हो कि संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है बल्कि अगेंस्ट कर रहा है संविधान के, तो हम उस पर क्या चला सकते हैं? महाअभियोग चला सकते हैं। यह है अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 यानी कि आपके अनुच्छेद 61 में दी गई है कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है। 61 के पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है महाअभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक ऐसा आरोप लगाने की जो प्रस्तावना है वो किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विनिष्ट ना हो जो कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना को दिए जाने का प्रस्तावना किया गया हो। यानी अगर आपने 14 दिन की अग्रिम सूचना नहीं दी है तो यह प्रस्ताव नहीं माना जाएगा और इस प्रस्ताव पर भी सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की जो रिक्ति है किस आधार पर मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाए के कारण अगर हुई है तो रिक्त स्थान को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र व प्रत्येक दशा में 6 माह के अंतर्गत इलेक्शन हो जाना चाहिए। यानी अगर किसी भी कारणवश राष्ट्रपति क्या हो गए हैं, राष्ट्रपति का निधन हो गया है, पद त्याग कर दिया उन्होंने या कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? 6 महीने के अंदर ही उनको क्या करना होगा? राष्ट्रपति का पद भरना होगा। ठीक है, ये था आपका राष्ट्रपति का आर्टिकल। अगले आर्टिकल में मिलेंगे प्रधानमंत्री के आर्टिकल के साथ। लिखवाने के ज्यादा प्रयास इसलिए थे ताकि आपका ध्यान जाए और जो लग रहा था कि हाँ यहाँ पर बोलने से काम चल जाएगा वहां पर मैंने स्पीकिंग कर दी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं सभी कुछ लिखाना है तो प्लीज इसके लिए भी आप मुझे कमेंट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज स्टडी पोर्टल जो विजय सर चलाते हैं और आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की प्रिंटिंग नोट्स अवेलेबल कर सकते हैं, हमसे मंगवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, सीरियसली बहुत ही अच्छे तरीके से चैनलाइज की गई हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।